अब हम लोग आज जो चीज पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई में, वो है एच थ्योरी ऑफ एच एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। एच थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई या फिर मनी मल्टीप्लायर थ्योरी, मनी मल्टीप्लायर थ्योरी। ठीक है, यानी उच्च शक्ति उच्च शक्ति मुद्रा सिद्धांत या मुद्रा गुणक सिद्धांत। ठीक है ना, ये हम लोग आज पढ़ने हैं। उच्च शक्ति मुद्रा सिद्धांत या मुद्रा गुणक सिद्धांत या हाई पावर्ड मनी थ्योरी या मनी मल्टीप्लायर। अब ये बताइए, सबसे पहले बताइए आप लोग कि हाई पावर्ड जो मनी है वो कौन इशू करता है। इसको शॉर्ट में हाई पावर्ड को बोलते हैं HPM, हाई पावर्ड मनी, या फिर इसको एच भी बोलते हैं, करें केवल एच। तो हाई पावर्ड मनी इशू कौन करता है भाई? हाई पावर्ड जो मनी होती है, जो उच्च शक्ति मुद्रा होती है, उसको रिजर्व बैंक यानी RBI तथा सरकार दोनों इशू करती है। ठीक है ना। RBI तथा सरकार, ध्यान में रखना, दोनों, न ही RBI अकेले है न सरकार अकेले है, दोनों मिल करके इसको इशू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। इतना लेट क्यों करते हैं आप लोग? चलिए, RBI और सरकार जो है हाई पावर्ड मनी को क्रिएट करती है। ठीक है ना। अब ये बताइए, हाई पावर्ड मनी और इसको क्या बोलते हैं? क्यों भाई, और इसको क्या बोल सकते हो? हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी जानते हो क्या होती है? किसी भी देश की, कोई RBI ही नहीं, किसी भी देश की जो मॉनेटरी मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी RBI, मौद्रिक जो प्राधिकरण है, हाँ, इसको बेस मनी भी बोलते हैं। HPM के थोड़ा नाम भी लिख लो, इसको बेस मनी भी बोलते हैं, बेस मनी। ठीक है, यानी आधार मनी भी उसको बोलते हैं, आधार मनी मुद्रा, बेस मनी। इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं, रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा, आरक्षित मुद्रा। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम हैं, ध्यान में रखो। अब सवाल ये उठता है कि ये आरक्षित मुद्रा होती क्या है, ये उच्च शक्ति मुद्रा होती क्या है? तो लिखो RBI की, RBI की, RBI की देश की मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी की संपूर्ण की टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, यानी RBI की जो है, जो देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है, उसकी टोटल लायबिलिटी को हम लोग जो है उच्च शक्ति मुद्रा बोलते हैं, को मौद्रिक आधार या मॉनेटरी बेस या फिर उच्च शक्ति मुद्रा HPM, हाई पावर्ड मनी कहते हैं। यानी हाई पावर्ड मनी क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? RBI की, जो कि देश की मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी RBI की जो टोटल लायबिलिटी होती है, जो कुल देयताएं होती हैं RBI की, संपूर्ण देयताएं, उसको बोलते हैं हम हाई पावर्ड मनी। इसको देयता क्यों बोलते हैं? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि हाई पावर्ड मनी क्या है? RBI की मॉनेटरी लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, यानी कुल देयता। हिंदी में क्या बोलेंगे टोटल लायबिलिटी को? कुल देयता, देयता। यानी RBI की या मॉनेटरी अथॉरिटी की टोटल लायबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड, मौद्रिक आधार या फिर उच्च शक्ति मुद्रा।
अब सवाल ये उठता है कि इसको देयता क्यों बोलते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसको देयता क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? एनीवन? इसको टोटल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं आरबीआई की, एचपीएम? इसको इसलिए बोलते हैं कि मान लो यदि कोई आम आदमी है, आम जनता है, आम जनता भारतीय रिजर्व बैंक को नोट प्रस्तुत करती है, ठीक है। आम जनता जो है, मान लो भारतीय रिजर्व बैंक को नोट देती है, नोट प्रस्तुत करती है, तो आरबीआई को मुद्रा पर, जो नोट पर जो मूल्य लिखा हुआ है, जो अंकित है मूल्य, उस राशि के बराबर का भुगतान करना पड़ेगा ना आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई उस पर लिखी हुई है कि मैं इतने रुपए देने का वचन, अदा करने का वचन देता हूं, लिखा रहता है ना नोट पे। तो अगर कोई आम जनता है, अगर आरबीआई को नोट प्रस्तुत करती है, तो आरबीआई को मुद्रा के मूल्य पर जो अंकित राशि है, अंकित जो अमाउंट है, उसके बराबर उसको आरबीआई को भुगतान करना पड़ेगा ना जनता को। तो उसकी लायबिलिटी हुई ना ये। क्यों भाई? उसकी देयता है ना आरबीआई की, कि भैया वो जो नोट पर लिखा है, अगर जनता क्लेम कर दी कि हमें इतना चाहिए तो आरबीआई को देना पड़ेगा, तो आरबीआई क्या है उसके प्रति? देयता है उसकी, देने का वो वचनबद्ध है। समझ में आया कि नहीं भाई? क्लियर हुआ ना कि ये कैसे टोटल लायबिलिटी है आरबीआई? बताओ भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्राप्ति समझ में आ रहा है बेटा? बलराम, प्रतिमा, प्रीति, आप लोग रिस्पॉन्स जरूर किया करिए। अब आ जाते हैं फार्मूले पर, कि भैया ये जो एच है, एच, हाई पावर्ड मनी को किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से। और या फिर इसको एम नॉट भी बोलते हैं, मोनेटरी बेस, मौद्रिक आधार भी बोलते हैं। तो इसके बराबर होता क्या है भाई? सी प्लस आर। हाई पावर्ड मनी किससे मिलकर के बनती है? सी प्लस आर। तो ये बताओ सी क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, चलन में मुद्रा। सी क्या है? चलन में मुद्रा, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन। सी क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन। अब ये करेंसी इन सर्कुलेशन जो है ना बेटा, इसमें दो चीजें आती हैं, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या आता है? दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सी जो है, जो चलन में जो मुद्रा होती है, जो सर्कुलेशन में जो करेंसी होती है, उसके दो पार्ट होते हैं। ये जो सी है, इसके दो पार्ट। एक, जो जनता के पास करेंसी, यानी कैश, या ऐसे बोल दो कैश विद पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है। यानी जनता के पास करेंसी तथा सिक्के, यानी जनता के पास जो करेंसी तथा सिक्के हैं, ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएंगे? करेंसी विद द पब्लिक। यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, जो सिक्के हैं, वो सब एक चलन में वो भी है, तो एक जनता के पास हो गया। दूसरा, चलन में जो मुद्रा होती है, उसका दूसरा जो पार्ट है, वो बैंक के पास नगद, बैंक के पास नगद भी तो होता है, वो भी करेंसी इन सर्कुलेशन में होता है, यानी कैश विद बैंक। बैंक के तिजोरी में जो एडिशनल रुपया रिजर्व के रूप में बैंक पैसा रखते हैं ना, वो बैंक के पास जो है नगद रूप में, वो भी चलन में मुद्रा का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो चलन में मुद्रा जो है वो दो तरह की होती है। एक, जो जनता के पास करेंसी तथा सिक्के हैं। दूसरा, बैंक के पास जो नगद, जो कैश विद बैंक है, यानी बैंक के पास जो नगद मुद्रा है वो, यानी बैंक के तिजोरी में जो पैसा रखा हुआ है, एडिशनल जो अतिरिक्त रिजर्व रखा हुआ है, वो बैंक के पास वो चलन में मुद्रा का पार्ट होता है। तो समझ में आया ना सबको? ये दो पार्ट चलन में मुद्रा का भाग। अब आर के ऊपर चलिए। ये आर क्या है? ये आर, आर क्या है भाई? कौन बताएगा? आर क्या है? हाँ बेटा,
आर क्या है? आर है बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आर क्या है? बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास, आरबीआई के पास बैंकों का जमा, बैंकों का जमा। अब कोई हमें ये बताओ कि ये आरबीआई के पास बैंकों का क्या जमा होता है? क्यों भाई? आरबीआई के पास बैंकों का क्या जमा होता है? CRR। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CRR अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? कि वह पैसा जो बैंक, रिजर्व बैंक के पास जो है रखते हैं। तो बैंकर्स का डिपॉजिट हो गया ना, यानी बैंकों का जो जमा आरबीआई के पास रखा हुआ है CRR के रूप में, तो वो क्या हो जाएगा? रिजर्व। क्यों भाई? क्लियर हो रहा है ना? हाँ, CRR पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक जो पैसा आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखते हैं ना, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। वो एक सिक्योरिटी के पर्पज से लेती है आरबीआई, कि भैया बैंक कुछ दिवालियापन आ गया, बैंकों में स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई, इसलिए पैसा उनसे थोड़ी बहुत लेती है ताकि उनकी जब जरूरत पड़े तो उनको दे सके आरबीआई। ठीक है ना? तो ये पर्पज। तो क्लियर हुआ? ये है पूरा CR, यानी ये हाई पावर्ड। तो हाई पावर्ड मनी क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आइए देख लेते हैं कि इसको हाई पावर्ड मनी क्यों कहते हैं। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा को उच्च शक्ति मुद्रा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, लिख लीजिए, इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि, क्योंकि आरबीआई, आरबीआई एचपीएम, आरबीआई उच्च शक्ति मुद्रा को क्रिएट करती है। क्या करती है? क्रिएट करती है, सृजित करती है, क्रिएट करती है। और बैंक क्या करते हैं भाई? वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? और बैंक उसको, उसको गुणात्मक रूप से, बैंक उसको गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप से बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। किसके द्वारा बढ़ाते हैं? साख सृजन के द्वारा। ठीक है ना? यानी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। यानी क्या है? एचपीएम इसको क्यों बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी को हाई पावर्ड मनी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या करती है? आरबीआई एचपीएम को क्रिएट करती है, हाई पावर्ड मनी को क्रिएट करती है, और बैंक क्या करते हैं? उसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, उसको गुणात्मक रूप से बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? साख का सृजन करके, यानी लोन दे करके उसका शक्ति बढ़ाते हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा, यानी मुद्रा में एक उच्च शक्ति है। वह मुद्रा जो आरबीआई क्रिएट करता है, जो सृजित करता है, उसमें एक शक्ति है। अब वो अगर बैंकों को मिल जाए तो उसको मल्टीपल टाइम्स गुणात्मक रूप से वो बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आरबीआई 100 रुपए का सृजन करी, 100 रुपए के नोट को इशू किया। अब वो 100 रुपए बैंकों के पास गया, तो बैंक किसी को लोन दे रहे हैं, ठीक है। वो लोन जिसको मिला वो डिपॉजिट किसी और बैंक में किया, तो वो बैंक फिर से लोन देगा। तो वही 100 रुपए घूम फिर करके कितने का मान लीजिए काम करेगा? 500 रुपए की मनी सप्लाई जनरेट किया, मुद्रा की पूर्ति। तो गुणात्मक रूप से काम कर रहा है ना 100 रुपए, यानी 100 रुपए में एक शक्ति है। समझ में आया ना? इसीलिए इसको बोलते हैं हाई पावर। क्यों भाई? क्लियर हुआ?
सर कि लोगों की बैंकिंग आदत बढ़ने से इसकी शक्ति बढ़ती है। और हाँ, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। गुणक का जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, वहां पे बैंकिंग आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ऐसे पढ़ा, अभी बता रहे हैं, टेंशन न लीजिए। अब दूसरा ये है मोनेटरी बेस। मोनेटरी बेस इसको क्यों बोलते हैं, यानी उच्च शक्ति मुद्रा को मौद्रिक आधार क्यों बोलते हैं? मौद्रिक आधार, ये मौद्रिक आधार का काम करती है उच्च शक्ति मुद्रा। कैसे भाई? हमने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल दिया कि आरबीआई ने 100 रुपए का नोट इशू करके बैंकों को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा? उसको फर्दर लोन के जरिए से गुणात्मक रूप से इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ाएगा, लोन देके, साख का सृजन करके। तो यानी 100 रुपए हमारी बैंकिंग सिस्टम में एक कैसा काम कर रहा है? एक बेस का काम कर रहा है, मौद्रिक आधार का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक उससे क्या करते हैं? क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं उस 100 रुपए से। 100 रुपए क्या है? हाई पावर्ड मनी, जो कि आरबीआई ने क्रिएट किया, और उसी के बेस पर बैंक क्या कर रहे हैं? क्रेडिट का क्रिएशन कर रहे हैं, साख का सृजन। तो हाई पावर्ड मनी किसका कार्य कर रही है? मोनेटरी बेस का कार्य कर रही है, मौद्रिक आधार का कार्य कर रही है। तो लिख लीजिए, क्योंकि बैंक्स क्रिएट्स क्रेडिट, बैंक्स क्रिएट क्रेडिट by taking HPM एज अ बेस। ठीक है, यानी इसको मोनेटरी बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैंक जो है इसी उच्च शक्ति मुद्रा के जरिए जो है क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं, इसी को आधार मान करके क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं, साख का सृजन करते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, क्यों भाई? सारी चीजें क्लियर हो गई आपको लोगों को? चलें आगे अब। जी सर, बताइए। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 100 रुपए अगर आरबीआई इशू करता है तो वो 100 रुपए क्या कहलाता है? हाई पावर्ड। अब वो 100 रुपए इकोनॉमी में कितने टाइम गुणात्मक रूप से बढ़ा, यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाई, वो 100 रुपए कितनी शक्ति रखता है इकोनॉमी में, कितने का ट्रांजेक्शन करवाएगा, कितने की मनी सप्लाई बढ़ाएगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है भाई? ये निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। किसके ऊपर करता है? मुद्रा गुणक के ऊपर। यानी वो मुद्रा कितने गुना बाई हाथ जो है जा रही है, यानी हमारे से दूसरे बैंक में, बैंक से किसी और आदमी के, किसी और आदमी से किसी और बैंक में, कितने टाइम वो मल्टीप्लाई हो रही। ठीक है ना? तो वो मुद्रा गुणक का कॉन्सेप्ट वहां से आ जाता है। तो इसीलिए इसको मनी मल्टीप्लायर थ्योरी भी बोलते हैं, या हाई पावर्ड मनी थ्योरी भी कह सकते हैं। तो अब आइए मनी मल्टीप्लायर थ्योरी देखते हैं, मुद्रा गुणक क्या कहता है। तो भाई मुद्रा गुणक आप लोगों को पता है क्या होता है? हाँ बेटा, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर जो होता है, यानी अगर 1 रुपए आरबीआई छापती है तो वो कितनी शक्ति रखेगा, कितने गुणात्मक रूप से जो है इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ाएगा, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? मनी मल्टीप्लायर, यानी मनी कितनी मल्टीप्लाई हुई। तो हेडिंग लगा लीजिए, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक क्या होता है भाई? जो हमने बोला वही फार्मूला लिखेंगे। मुद्रा गुणक को हम स्मॉल एम से लिख रहे हैं, स्मॉल एम से। मुद्रा गुणक क्या होता है? यानी सरकार ने मान लो 100 रुपए छापा, ठीक है, 100 रुपए छापा, तो 100 रुपए कितने का काम कर रहा है? कितने रुपए से मनी सप्लाई बढ़ी? 100 रुपए मान लो आरबीआई ने छाप दिया और इकोनॉमी में उससे जो है 500 रुपए जो है मनी सप्लाई हुई, यानी मुद्रा की पूर्ति हुई अर्थव्यवस्था में। यानी यहाँ पर क्या लेंगे? मनी सप्लाई। यहाँ पर क्या लेंगे? मनी सप्लाई। और मुद्रा की पूर्ति को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं? M3 से। किससे डिनोट करते हैं? M3 से। तो M3/H,
यानी मुद्रा की पूर्ति अपॉन उच्च शक्ति मुद्रा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? हाई मनी मल्टीप्लायर। क्या कहलाता है? मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा का गुण। और एच को हम लोग एक और नाम से लिखते हैं ना, एम नॉट से। हाई पावर्ड मनी को हम लोग मॉनेटरी बेस भी कहते हैं ना, तो बेस मनी को कैसे डिनोट करते हैं? एम नॉट से, M0 से। तो इसको जो है M3 अपॉन M0 भी बोलते हैं, स्मॉल m। क्यों भाई, क्लियर हो रहा है ना? तो ये है मुद्रा गुणक। बताओ भाई, समझ में आया? हाँ बेटा, सभी को क्लियर है? जी सर, इसको अगर साइड में लिखेंगे सर तो कैसे लिखेंगे? जैसे M3 आबलिक कैसे लिखेंगे? क्या साइड में, क्या आप क्या पूछना चाहते हो? जैसे इसको अगल बीच बगल में, वाला? हाँ वो। हाँ, समझ गए समझ गए। ऐसे लिखेंगे M3 बराबर स्मॉल m इंटू एच। 100 रुपए आरबीआई ने छापा, यानी क्या है वो? उच्च शक्ति मुद्रा है। वो उच्च शक्ति मुद्रा इकोनॉमी में कितने की मनी सप्लाई क्रिएट करेगी? ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? मुद्रा गुणक के ऊपर। अगर मुद्रा गुणक 5 रुपया 5 है, तो 100 रुपए आरबीआई छापती है पैसा, तो इकोनॉमी में कितने से मनी सप्लाई बढ़ेगी? 500 रुपए से। समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, तो ये है हाई पावर्ड मनी कितने का मनी सप्लाई इकोनॉमी में करेगी, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? मुद्रा गुणक के ऊपर। अब मुद्रा गुणक अगर 5 है, तो 500 से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े। तो अब आइए मुद्रा गुणक का फार्मूला क्रिएट किया जाए। क्या किया जाए? मुद्रा गुणक का फार्मूला। तो मुद्रा गुणक का फार्मूला क्या होगा भाई? कोई किसी को याद है मुद्रा गुणक का फार्मूला? हाँ बेटा, बताओ भाई, मुद्रा गुणक का फार्मूला किसी को पता है? किसी को नहीं पता? 1/r सर। नहीं नहीं, ये तो आप एक छोटा नैरो वाला बता रहे हो। और कोई बताओ, और किसी को पता है? हम्म, किसी को नहीं पता? 1/CRR, ये भी नैरो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज देख ली कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो क्या है? रेशियो है किसका? ब्रॉड मनी का और हाई पावर्ड मनी। यानी मुद्रा की पूर्ति का, जो बृहत मुद्रा की पूर्ति है और जो हाई पावर्ड मनी है, उन दोनों का अनुपात होती है मुद्रा गुणक। अब M3 क्या होता है बेटा? हैं? अगर हम लोग इसको केवल अभी M1 मान लो, देखो मुद्रा गुणक जो होता है वो भी दो तरह का। तो आइए अभी देखते हैं, केवल साधारण मुद्रा गुणक की बात करते हैं। अभी केवल यहाँ पर M1 ले लो, केवल M1। ठीक है, मुद्रा गुणक भी दो तरह का होता है। एक होता है साधारण मुद्रा गुणक और एक होता है कॉम्प्लेक्स ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। तो ये है नैरो मनी मल्टीप्लायर। नैरो मनी से जो यानी जो हम लोग संकीर्ण मुद्रा से जो मुद्रा गुणक निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? संकीर्ण मुद्रा गुणक, यानी नैरो मनी मल्टीप्लायर। और जब ब्रॉड मनी सप्लाई से, ब्रॉड मनी क्या होती है? M3, यानी बृहत मुद्रा किसको बोलते हैं? M3 को। तो जब M3 से मनी मल्टीप्लायर मुद्रा का गुणक डिराइव करें तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर। तो अभी हम मान लो केवल M1 से डिसाइड कर रहे हैं, M1 यानी नैरो मनी मल्टीप्लायर की बात करें, यानी संकीर्ण मुद्रा।
तो M1 बराबर क्या होता है बेटा? M1 बराबर होता है C प्लस डी। C प्लस डी होता है ना, करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट। और OD को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो छोटा सा पार्ट होता है। और M0 यानी H बराबर क्या होता है? C प्लस R। यही होता है ना? क्यों भाई? M1 बराबर क्या होता है? C प्लस डी। और इसके बराबर क्या होता है? हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है? C प्लस R। अब इसी का फार्मूला हम लोगों को वहां पे पुट कर देना है। कहां पे पुट कर देना है? कहां पे पुट करेंगे? फार्मूले में। कौन से फार्मूले? बताओ भाई। इस वाले मुद्रा। फार्मूले। तो C प्लस डी अपॉन C प्लस R, ये क्या हो जाएगा? मनी मल्टीप्लायर। अब आगे इसको और क्या कर सकते हो? क्यों भाई? और क्या कर सकते हो इसमें? अब ये बताओ, ये करेंसी जो C है, ये क्या है? करेंसी विद द पब्लिक। C क्या है? करेंसी विद द पब्लिक। और D क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो हम लोगों को इम्प्लीकेट करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। तो आइए उसको करते हैं हम लोग। तो ये बताइए, एक रेशियो आप लोग सुने हैं? यानी करेंसी, एक जो आम जनता होती है, एक व्यक्ति जो होता है, वो मांग जमाओं का कितना भाग अपने पास एज नगद रूप में, करेंसी के रूप में रखता है, उसको क्या बोलते हैं? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अब इस फार्मूले को हम लोग रेशियो में, हर चीज को रेशियो में बदलेंगे, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। क्या बोलेंगे? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो आइए नोट करके अब लिखो, नोट। यानी एक एक जो पर्सन है, वो अपने पास कितना करेंसी रखेगा, ठीक है? हेडिंग लगा लो, करेंसी, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी जमा अनुपात। करेंसी जमा अनुपात क्या होता है भाई? सर इसमें से कौन सा फार्मूला है गुणक का? अभी गुणक का फार्मूला अभी थोड़ी निकाले हैं बेटा। अभी गुणक का फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, उसके पहले कुछ टूल्स उसके इकट्ठा कर। एक तो टूल ये है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होता है भाई? बताओ। हाँ बेटा, किसी को मालूम है करेंसी डिपॉजिट रेशियो? करेंसी जमा अनुपात क्या होता है? तो लिख लीजिए आप लोग, इसको शॉर्ट में लिख लो। करेंसी जमा अनुपात को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जो आपके फार्मूले में यूज होगा? करेंसी जमा अनुपात। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? CDR, ठीक है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CDR। सब स्मॉल में है CDR। यानी लोगों द्वारा, जो आम आदमी हैं, लोगों द्वारा करेंसी जो अपने, करेंसी जो मुद्रा के रूप में रखी जाती है और जो बैंक डिपॉजिट के रूप में रखी जाती है, उसका अनुपात क्या कहलाता है? CDR। तो CDR का फार्मूला क्या हो जाएगा? CDR का फार्मूला क्या हो जाएगा? CU अपॉन डिमांड डिपॉजिट। यानी मांग जमाओं का वह अनुपात, यानी मांग जमाओं का वह भाग जो लोग अपने पास नगद रूप में या करेंसी के रूप में रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी जमा अनुपात। समझ में आया? क्यों भाई? यही बैंकिंग आदत को दिखाता है कृपानंद।
यही बैंकिंग हैबिट को दिखाता है, करेंसी जमा अनुपात, सीडीआर। ठीक है ना। यानी करेंसी जमा अनुपात क्या दिखाता है? बैंकिंग हैबिट को दिखाता है। अगर ये बताइए लोगों की बैंकिंग हैबिट कम है तो करेंसी जमा अनुपात ज्यादा होगा कि कम होगा? बताओ भाई। कम हैं? होगा सर। कम होगा। अगर करेंसी जमा अनुपात कम है तो बैंकिंग हैबिट कम है कि अधिक है लोगों की? यानी बैंक में वो लोग ज्यादा आवाजाही कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? ध्यान से समझिए और सोचिए जरा। करेंसी नहीं जमा सर, ज्यादा अनुपात, होगा। ये बताओ अपनी मांग जमाओं का, मान लो मांग जमा जो है, जो बैंकों में वो पैसा जमा कर रहे हैं और ऊपर क्या है अपने पास जो नगद रखा है, मान लो नगद कम रखेंगे, जमा ज्यादा कर रहे हैं, तभी तो सीडीआर कम होगा। सीडीआर कम कब होगा? करेंसी जमा अनुपात कब कम होगा? जब वो जमा ज्यादा करें और अपने पास नगद यानी करेंसी कम रखें, तो सीडीआर कम होगा ना। अपने पास करेंसी कम रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सीडीआर, करेंसी जमा अनुपात कम होगा। करेंसी जमा अनुपात कम होगा तो इसका मतलब क्या है? लोगों की बैंकिंग आदत अधिक है। लोगों की बैंकिंग आदत क्या है? अच्छी है। लोग बैंक में ज्यादा आवाजाही कर रहे हैं जी तो इसका मतलब क्या है? मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। इससे क्या होगा? मुद्रा गुणक की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ में आया ना? क्यों भाई मुद्रा गुणक क्यों ज्यादा होगा? ऐसे ज्यादा होगा, ये बताओ। अगर लोग अपने पास पैसा कम रखेंगे, बैंकों में पैसा ज्यादा जमा कर रहे हैं, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा ना, बैंक ज्यादा वो पैसा लोन देगा ना, क्रेडिट क्रिएशन करेगा ना उससे, तो मनी मल्टीप्लायर मजबूती से काम करेगा। इकोनॉमी मनी ज्यादा मल्टीप्लाई होगी इकोनॉमी। समझ में आया? तो एक मनी मल्टीप्लायर का ये भी फार्मूला है छोटू सा, 1/CDR। 1/CDR भी मनी मल्टीप्लायर होता है। तो ये 1/CDR, सीडीआर कहाँ है? नीचे है। तो सीडीआर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, और सीडीआर अधिक होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। अगर करेंसी जमा अनुपात अधिक है तो क्या होगा? यानी लोग अपने पास करेंसी ज्यादा रख रहे हैं और बैंकों में जमा कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? सीडीआर, करेंसी जमा अनुपात कम होगा। ठीक है, वो सॉरी, अगर बैंक में पैसा कम रख रहे हैं और अपने पास मुद्रा ज्यादा रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सीडीआर क्या होगा? क्यों भाई? सीडीआर क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? सीडीआर ज्यादा होगा। तो सीडीआर ज्यादा होगा, करेंसी जमा अनुपात क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अपने पास वो मुद्रा ज्यादा रख रहे हैं, बैंकों में पैसा कम रख रहे हैं, तो उनकी बैंकिंग हैबिट क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वो बैंकों में पैसा जमा कम कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर रहे हैं? अपने पास रख, कैश रूप में। तो क्या होगा? अब उनको बैंक जाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ज्यादा जमा ही नहीं करेंगे। तो बैंकिंग हैबिट क्या होगी? जनता में जो बैंकिंग आदत होगी वो कम होगी। कम होगी तो क्या होगा? मुद्रा गुणक कम होगा। अब भाई बैंकों में पैसा आप कम रख रहे हो तो बैंक भी कम लोन देगा ना, मनी मल्टीप्लाई कम होगी, गुणात्मक रूप से कम बढ़ेगी ना मनी। इसका मतलब क्या है? मुद्रा गुणक कम। कब कब होगा? जब सीडीआर ज्यादा हो। समझ में आया? क्यों भाई बताओ, क्लियर हुआ? हम उल्टा समझते थे कि लोग अपने पास ज्यादा रखेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा गुणक बढ़ेगा, ऐसा समझते थे। नहीं, अब क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया ना? जी बहुत सर। इंटरेस्टिंग है। हाँ, अब ऐसे ही एक दूसरा का टूल है, उसको बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या बोलते हैं? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या बोलते हैं? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। आरक्षित आरक्षित जमा अनुपात। यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को।
अभी एक WB सेट होता है, WB सेट, वेस्ट बंगाल सेट 2023, वेस्ट बंगाल सेट में यही दोनों से क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है पता है आपको, कि मनी मल्टीप्लायर मुद्रा गुणक की वैल्यू कब बढ़ती है। अब ऑप्शन में इन्हीं दोनों का दिया है, CDR कम होगा, रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा, CDR कम होगा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कम होगा। ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगी। तो हम लोगों को ये सारे टर्म पता हों, इन्हीं से मुद्रा गुणक फार्मूला बनेगा अभी आगे। ये तो एक संकीर्ण मुद्रा गुणक का फार्मूला। ब्रॉड मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, अभी इन सबसे डिराइव होगा। तो आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है भाई, क्यों भाई, आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, यानी लोग अपनी, यानी बैंक जो है अपनी जमाओं का कितना भाग आरक्षित कर लेते हैं, रिजर्व के रूप में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आरक्षित जमा अनुपात। यानी बैंक जमाओं का कितना भाग, और ये फिक्स्ड होता है, वो तो सबको पता है। इसका एग्जाम्पल कोई बताएगा? हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं सारी चीज। क्यों भाई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CRR, SLR, इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल। बैंक में हम लोग जो पैसा जमा करते हैं, उन जमाओं का बैंक क्या करती है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन RBI के जो रूल रेगुलेशन है, यानी CRR, SLR, उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या करती है, बैंकें जो है वो रिजर्व के रूप में रख लेती। ठीक है ना, रिजर्व के रूप में क्या कर लेती हैं, रख लेती। तो इसमें क्या आ जाएगा, CRR, SLR। क्यों भाई, समझ में आया? यानी वाणिज्यिक बैंकों का जो RBI के पास जो पैसा है, और प्लस अपने पास भी तो रखते हैं। तो आरक्षित मुद्रा 2 तरह की होती है, एक बैंक के पास रखते हैं SLR के रूप में, और एक जो बैंक RBI के पास रखते हैं CRR के। तो आरक्षित मुद्रा उसको बोलते हैं। और आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है, इसको किस नाम से पुकारते हैं, RDR। इसको शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, आरक्षित जमा अनुपात। यानी बैंक अपनी जमाओं कितना भाग रिजर्व के रूप में रखते हैं, RBI के पास और अपने पास, उसका अनुपात क्या कहलाता है, आरक्षित जमा। क्लियर हो गया सभी को? बताओ बताओ भाई। हाँ बेटा, हाँ, तो ये है RDR। अब सेम फार्मूला उस इसका भी है, इससे मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या बनेगा, मुद्रा गुणक बराबर क्या हो जाएगा, 1/RDR, 1/RDR, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। या फिर इसको एक और नाम से पुकार सकते हो। अब RDR क्या होता है, आरक्षित जमा अनुपात क्या होता है, CRR, SLR। तो मुद्रा गुणक का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/CRR प्लस SLR। अगर मान लो आरक्षित जमा अनुपात में SLR को हटा दो, तो मुद्रा गुणक का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/CRR। तो सारे फार्मूले यहीं से निकले हुए हैं और कहीं से नहीं निकले, यहीं से निकले। अगर केवल CRR को ले रहे हो तो 1/CRR हो जाएगा मुद्रा गुणक, SLR को भी ले रहे हो तो 1/CRR प्लस SLR हो जाएगा। समझ में आया? या फिर क्या कह दो, 1/RDR, सबसे बेस्ट यही है। क्यों भाई, क्लियर हुआ? बताओ। जी सर। समझ में आया? हाँ, तो ये है भाई। अब आइए इसको समझते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब आइए इसको समझते हैं कि मुद्रा गुणक का आरक्षित जमा अनुपात के साथ कैसा संबंध है। जैसे हम लोग रिजर्व डिपॉजिट यानी करेंसी जमा अनुपात के साथ मुद्रा गुणक का संबंध देखे थे, वैसे ही आइए देखते हैं RDR के साथ क्या संबंध है मुद्रा गुणक। तो अगर मान लो
आरक्षित जमा अनुपात अधिक है तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर नीचे वाली वैल्यू आरडीआर क्या है, नीचे है, मनी मल्टीप्लायर ऊपर है, तो दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। अगर आरक्षित जमा अनुपात अधिक है तो मुद्रा गुणक क्या होगा, कम होगा। अगर आरक्षित जमा अनुपात कम है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, अधिक हो। कैसे भाई, आइए समझते हैं। रिक्वायर्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, यानी बैंक अपनी जमाओं का अगर अधिक भाग रिजर्व के रूप में रख लेते हैं आरबीआई के दिशा निर्देशन के अनुसार, यानी बैंक रिजर्व ज्यादा रख रहे हैं, यानी सीआरआर एसएलआर ज्यादा रख रहे हैं। और सीआरआर एसएलआर जो रख रहे हैं उसका यूज बैंक कर नहीं सकते हैं, आरबीआई के पास रख दिए तो आरबीआई, बैंक अपने पास जो एसएलआर के रूप में जो पैसा रखते हैं उसका यूज वो लोग क्रेडिट क्रिएशन साख सृजन में नहीं कर सकते हैं, यानी लोगों को उससे लोन नहीं दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा अगर आरक्षित जमा अनुपात होगा, यानी बैंक अपनी जमाओं का जितना ज्यादा रिजर्व के रूप में रखेंगे, आरक्षित के रूप में रखेंगे, उतना ही कम मुद्रा उनके पास होगी ना भाई, उतना ही कम मुद्रा होगी ना भाई। ज्यादा से ज्यादा वो आरक्षित आरबीआई ज्यादा से ज्यादा अपने पास पैसा रखो, उस पैसे का कहीं यूज नहीं करना है, लोन वोन नहीं देना है। तो यानी बैंकों के पास कम पैसा होगा ना लोन देने के लिए, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, यानी मनी जो है गुणात्मक रूप से कम बढ़ेगी, यानी मुद्रा का गुणक कम होगा, यानी मुद्रा जो है गुणात्मक रूप से कम मनी सप्लाई बढ़ाएगी इकोनॉमी, यानी मुद्रा गुणक कम होगा। वैसे ही अगर आरडीआर कम है, यानी बैंक अपनी जमाओं का जो है वो अपने आरक्षित मुद्रा में, आरक्षित में यानी रिजर्व में कम रख रहे हैं, यानी आरबीआई जो है सीआरआर एसएलआर की वैल्यू कम करती है, तो बैंक क्या करेंगे, जमाओं का कम भाग सीआरआर देंगे, एसएलआर कम रखेंगे, तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा ना, बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन देंगे, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, साख का सृजन ज्यादा होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी, मुद्रा गुणक अच्छे से काम करेगा, तो मुद्रा गुणक बढ़ जाएगी। क्यों भाई, समझ में आया सभी को, सारी कहानी ये। हाँ बेटा बताओ। अब इन तीनों को समअप कर दिया जाए, इन तीनों को समअप कर दिया जाए, यानी मुद्रा गुणक का एक विस्तृत फार्मूला बना दिया जाए, 1/CRR प्लस SLR प्लस CDR, ठीक है, या फिर 1/RDR प्लस CDR, ये भी फार्मूला। ये सारे फार्मूले मनी मल्टीप्लायर के हैं, कहीं भी कोई फार्मूला मिले टपा दो, यही समझ जाओ। अब कल हम लोग इन्हीं सबसे मुद्रा गुणक का फार्मूला मेन वाला डिराइव करेंगे। वो कौन सा है मेन वाला, मेन वाला कौन सा है, कौन बताएगा, मेन वाला फार्मूला कौन सा है, मेन वाला फार्मूला है 1+CDR अपॉन CDR प्लस RDR, ये मेन वाला फार्मूला है। कल इसी को डिराइव करेंगे हम, ठीक है ना, कल इसी को डिराइव करें। और इसमें एक और चीज और ऐड कर देंगे, टाइम डिपॉजिट वाले को, समय अवधि को। अभी हम लोग क्या माने थे बेटा, M1 को मान करके डिराइव कर रहे हैं सारी चीज, तो M1 के अनुसार ये मुद्रा गुणक का फार्मूला है, और M3 को मान लेंगे तो कौन सा गुणक का फार्मूला आएगा, उसमें टाइम डिपॉजिट, समय जमाएं भी ऐड हो जाती है। तो कल ये वाला फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। आज आप लोग इतनी सारी चीजें बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम लोग मिलते हैं मुद्रा गुणक के साथ, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्रक्स तो सब कुछ बता दिए हैं, बस कल इसको डिराइव करना है मैथमेटिकली, ये कैसे आता है, और कुछ नहीं करना। और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो है न्यू क्लासिकल और न्यू कीनीजियन, न्यू क्लासिकल और न्यू कीनीजियन थ्योरी पढ़ने वाले, यानी जो नव प्रतिष्ठित और नव कीनीजियन अर्थशास्त्री हैं उनकी थ्योरीज क्या हैं, उन सबको पढ़ेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी, मजदूरी दक्षता सिद्धांत, मेन्यू कॉस्ट थ्योरी,
मेनू लागत सिद्धांत, ये सारे थ्योरीज पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से।